वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एनालाइज करेंगे पोएम कुबला खान को। इसका जो फर्स्ट थीम है वो है प्लीजर एंड वायलेंस, यानी कि खुशी और हिंसा। कुबला खान बिगिंस बाय अनाउंसिंग दैट इट इज़ अ पोएम अबाउट प्लीजर। कुबला खान एक अनाउंसमेंट के साथ शुरू होती है जिसका जो ये बताता है कि ये एक प्लीजर पोएम है, एक सुखद पोएम है। इट प्रोपोजेज टू डिस्क्राइब द मंगोल लीडर समर पैलेस अलोंग विद इट्स ऑल लग्जरीज एंड फॉर द स्पीकर एक्सोटिक प्लीजर्स। और ये जो पोएम है इसमें डिस्क्राइब किया गया है मंगोल लीडर, यानी कि जो मंगोल राजा होते थे उनके समर पैलेस को डिस्क्राइब इसमें किया गया है। उस पैलेस की जितनी भी सारी लग्जरीज हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। एंड फॉर द स्पीकर एक्सोटिक प्लीजर, और स्पीकर इसको एक्सोटिक प्लीजर्स मानता है। एक्सोटिक प्लीजर्स मतलब जो विदेश में रहने का जो आनंद होता है वो उसको यहाँ पे, ये जो मंगोल लीडर का समर पैलेस है यहाँ पे उसको वो आनंद प्राप्त होता है। हाउएवर द पोएम सून टेक्स ए क्यूरियस टर्न, हालांकि पोएम जो है एक जल्दी ही एक जिज्ञासु मोड़ ले लेती है। इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग सिंपटस डेकोरेशंस और ब्रिलियंट ज्वेल्स, इट फोकसेस मेनली ऑन द रिवर दैट रन्स थ्रू द ग्राउंड्स ऑफ द पैलेस। ये जो शानदार डेकोरेशंस हैं या ब्रिलियंट ज्वेल्स हैं, यानी कि जो गहने जेवर होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के बजाय जो पोएम है उसका मेन फोकस रिवर के ऊपर है जो उस पैलेस के मैदानों में दौड़ती है। What's more, instead of describing that river in pleasant terms, it often focuses on the river's violent energy. इसके अलावा उस रिवर का वर्णन जो है सुखद शब्दों में करने के बजाय लेखक जो है, मतलब राइटर जो है, वो फोकस करता है रिवर की वायलेंट एनर्जी के ऊपर, यानी कि जो हिंसक एनर्जी है, हिंसक ऊर्जा है नदी की, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। Through these descriptions, Kubla Khan suggests that pleasure and beauty are neither simple nor complicated. इन डिस्क्रिप्शंस के द्वारा, जिस तरह उसने वर्णन किया है इस नदी का, इन डिस्क्रिप्शन के द्वारा कुबला खान सजेस्ट करता है कि जो प्लीजर एंड ब्यूटी है, जो आनंद और सुंदरता है, वो ना तो सिंपल है और ना ही कॉम्प्लिकेटेड है। Rather, the poem shows that pleasure and beauty come from the conflict between opposing forces. बल्कि कविता हमें यह बताती है कि आनंद और जो सुंदरता है वो दो विरोधी ताकतों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होती है। एंड दैट दे ऑलवेज कंटेन सम डिग्री ऑफ वायलेंस एंड अगलीनेस, और ये भी कहा गया है कि इनमें एक हद तक हिंसा और कुरूपता होती है। किनमें? ब्यूटी और प्लीजर में एक हद तक कुरूपता और हिंसा होती है। द ग्राउंड्स ऑफ कुबला खान्स प्लीजर डोम आर नॉट क्वाइट एज प्लीजेंट एज वन माइट एक्सपेक्ट। जो कुबला खान के जो प्लीजर डोम है, जिस गुम्बद की, जिस महल की वो इसमें डिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसके जो मैदान है इतने सुखद नहीं है जितने की आशा की जा सकती है। True, they encompass twice 5 miles of fertile ground and gardens bright with sinuous rills. यह सच है कि यह जो ग्राउंड है twice 5 miles of fertile ground, यानी कि 5 से दुगना, यानी कि 10 मील जो है 10 मील तक फर्टाइल ग्राउंड, यानी कि उपजाऊ भूमि से, और गार्डन्स ब्राइट विद सीनियस रेल्स, और गार्डन की पट्टियों से, जो चमकते हुए बगीचों की पट्टियों से युक्त है, यानी कि जो एनकम्पास है, ये जो ग्राउंड है ये युक्त है किससे? 10 मील तक फर्टाइल भूमि से, और उस भूमि में क्या है? ब्राइट गार्डन्स हैं, गार्डन्स की जो पट्टियां हैं लंबी लंबी, उनसे भरा हुआ है, चमकती हुई पट्टियां। बट द स्पीकर मूव्स क्विकली बियॉन्ड दीज प्लेजेंट प्लेसेस, लेकिन स्पीकर जल्दी ही इन प्लेसेस, इन स्थानों की सुंदरता से आगे निकल जाता है। डिवोटिंग ओनली 6 rather formulatic lines to describe them, और वह उनको उन बगीचों को की प्रशंसा करने के लिए कुछ 6 लाइनें, फॉर्मुलेटिक लाइनें जो है वो छोड़ जाता है। इंस्टेड द फोकस ऑफ द पोएम एंड द स्पीकर्स एनर्जी लाइज इन द पोएम्स मिडिल स्टैंजा। पोएम का फोकस और स्पीकर की जो ऊर्जा है वो पोएम के मिडिल स्टैंजा में दिखाई देती है। वेयर द स्पीकर डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू दोज सीनियस रिल्स, जहाँ पे स्पीकर डिस्क्राइब करता है कि क्या होगा उन सीनियस रिल्स का, यानी कि जो चमकते हुए बगीचों की जो पट्टियाँ हैं उनका क्या होगा, और उनके बीच में स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, नदी की धाराएं हैं, उनका क्या होगा। व्हेन दे एग्जिट द प्लीजेंट गार्डन, जब वो उन प्लीजेंट बगीचों में से, सुखद बगीचों में से जब वो निकलेंगी, छोटी छोटी धाराएं पानी की, तो उनका क्या होगा।
दे बिकम ए वायलेंट रिवर, वे बाहर जाकर एक वायलेंट, एक हिंसक रिवर का रूप धारण कर लेंगे, एक हिंसक नदी बन जाएगी। विच हैज़ कट ए डीप गोर्ज इन टू द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर एक गहरी खाई बना लेती हैं। इट्स गीजर्स थ्रो अप मैसिव बिल्डर्स, इसके जो गीजर्स होते हैं वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब दिस प्लेस इन अनसेटलिंग टर्म्स, वक्ता इन स्थानों का वर्णन अनसेटलिंग टर्म्स यानी कि अनिश्चित शब्दों में करता है। इट इज़ अ सेवेज प्लेस, यह एक ऐसा स्थान है जैसे जंगली स्थान जहाँ पे साधु संत वगैरह मेडिटेशन करते हैं, एक जंगली स्थान है। एज होली एंड एनचेंटेड, यह बड़ा पवित्र है और मंत्रों से युक्त है, जहाँ पे साधु संत वगैरह बैठ के मंत्र एनचेंटेड करते हैं। एज यर बीनीथ ए वैनिंग मून वाज हॉन्टेड, ये अलग लाइन है। अब दूसरा एग्जाम्पल है मतलब, और इस ऐसा जैसे कि एक मून के नीचे एक हॉन्टेड यानी कि आसमान के नीचे रात को एक हॉन्टेड, एक डरावनी जगह हो। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डायमंड, जहाँ पे एक वुमेन जो है अपने डायमंड लवर, अपने राक्षस प्रेमी के लिए मतलब रो रही हो, चिल्ला रही हो। इन कंट्रास्ट टू द ब्राइट सनी गार्डन, ये जो ऊपर वाली ये जो डरावनी जगह है वो किसको बताया गया, उन खाइयों को जो उस रिवर ने बनाई है। इन कंट्रास्ट टू द ब्राइट सनी गार्डन्स, ये उनके बिल्कुल विपरीत है उन सनी गार्डन्स के। सनी गार्डन्स जो क्या है वो धरती के ऊपर है और चमक रहे हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं, लेकिन जो वो खाई है वो गहरे में है जो हमें डराती है। एंड द चास्म इज़ ए हॉन्टेड अनसिविलाइज्ड प्लेस, वही बात, जो ये खाई है वो एक अनसिविलाइज्ड और हॉन्टेड, एक डरावनी जगह है। इन दोनों चीज़ों का कंट्रास्ट दिखाया गया, इनकी जो बगीचे हैं वो सनी गार्डन्स हैं वो बड़े मतलब प्लीजेंट हैं, और ये जो खाइया है ये हॉन्टेड है और अनसिविलाइज्ड प्लेस है। एज द रिवर कंटिन्यूज इट्स जर्नी, जैसे ही वो रिवर अपनी यात्रा को जारी रखती है, द अनसेटलिंग डिस्क्रिप्शन इंटेंसिफाई, और जो अनिश्चित डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है उस स्थान का, वो बढ़ता जाता है। द रिवर एंटर्स अनफेथमेबल केव्स वेयर इट्स रशिंग साउंड्स लाइक एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसाइजिंग वार, और जब वो गुफा में एंट्री करती हैं तो उनकी जो आवाज़ है नदियों की, ऐसा लगता है जैसे कि उस गुफा में युद्ध हो रहा हो, युद्ध जैसी आवाज़ें वो पैदा करती हैं। फ्रॉम द ब्राइट गार्डन्स वेयर इट रन्स इन द लिटिल रील्स, उन ब्राइट गार्डन से जहाँ से वो छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकली है। द रिवर क्विकली बिकम्स ए पावरफुल एंड वायलेंट फोर्स, अब आगे जाके वो इकट्ठी होकर रिवर बन जाती है, वो एक पावरफुल और वायलेंट फोर्स बन जाती है। बोथ होली एंड टेरिफाइंग, अब इन दोनों को होली और टेरिफाइंग दोनों चीज़ बताया गया है। जब वो छोटी थी, स्मॉल स्ट्रीम्स थी गार्डन में, उस टाइम वो होली थी, और अब जब वो मिलके एक बड़ी नदी बन गई है, जंगलों में और गुफाओं में से निकलती है, तो वो टेरिफाइंग हो गई है। Given this description, one might think that Khan's pleasure must lie in the bright gardens at the start of the river's course. इन सारे डिस्क्रिप्शंस को देखते हुए एक कोई भी यह सोच सकता है कि खान जो है, कुबला खान जो है, उसका आनंद जो है मस्ट लाई इन द ब्राइट गार्डन्स एट द स्टार्ट ऑफ द रिवर्स कोर्स, कि उन गार्डन्स का जो खान है उन गार्डन्स का आनंद लेता होगा जो कि पोएम के शुरुआत में बताए गए हैं, नदी की जो जहाँ से नदी निकली है, उस गार्डन्स का जो वर्णन किया गया है। कि पहले तो कोई भी यही सोचेगा कि जो खान है उसको उसमें आनंद आता है, बट खान हिमसेल्फ डज नॉट सीम टू टेक दिस व्यू, लेकिन हमें दिखाई देता है, पोएम को पढ़ के हमें पता चलता है कि खान जो है इन चीज़ों का आनंद नहीं लेता। इट टर्न्स आउट दैट हिज पैलेस इज़ नॉट इन द गार्डन्स ब्राइट, बाद में यह पता चलता है कि उसका जो महल है वो ब्राइट गार्डन्स में नहीं है। वेयर द रिवर इज़ पीसफुल, जहाँ पे नदी जो है बिल्कुल शांत है। Instead, in lines 31 to 34, the reader learns that the shadow of the dome of Khan's palace hangs midway over the river. और जो पोएम है उसकी 31 से 34 लाइन से हमें पता चलता है कि खान का जो महल है, उसका जो टोम है, उसकी जो मतलब ऊपर वाली छत है, वो नदी के मिडवे पे पड़ती है। ठीक है, यानी कि इतना ऊंचा है जो नदी के साथ साथ, नदी की लंबाई के साथ साथ उसका जो नदी के बीच में पड़ता है उसका जो टोम है। सो दैट खान कैन हियर द मिंगल्ड मीजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, ताकि खान जो है वो दोनों तरह की आवाज़ों को सुन सके, जो फाउंटेन से आ रही है यानी कि गार्डन की तरफ से आ रही है, और जो गुफाओं से आ रही है। ठीक है, यानी ऊंचाई भी हो गया तो उसको इस साइड की भी आवाज़ें सुनती है और दूसरी साइड की भी आवाज़ें सुनती है। दैट इज़ खान डज नॉट वांट टू हियर ओनली ब्यूटी और ओनली वायलेंस, ऐसा नहीं है कि खान केवल ब्यूटी को ही सुनना चाहता है या फिर वायलेंस को ही सुनना चाहता है। ही वांट्स बोथ, वह दोनों को चाहता है। एंड द प्लीजर ही टेक्स फ्रॉम हिज पैलेस presumably comes from his appreciation of
ऑफ द फ्रॉट इंटरेक्शन बिटवीन द टू, और जो आनंद है उसके महल का, वो शायद उन दोनों चीज़ों की, उसके द्वारा उन दोनों चीज़ों की तारीफ करने से आता है, कि वो जो ब्यूटी है उसकी भी तारीफ करता है और जो हिंसा है उसकी भी तारीफ करता है। आगे है क्रिएटिविटी एंड रीज़न, यानी कि रचनात्मकता और कारण। दो द स्पीकर डिस्क्राइब द ग्राउंड्स ऑफ कुबला खान पैलेस इन डिटेल। जो स्पीकर है हालांकि कुबला खान के महल के ग्राउंड्स की को डिटेल में डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है कि ऐसे ऐसे गार्डन है, 10 मील तक वो उपजाऊ भूमि है, जो उसमें लंबी लंबी गार्डन्स, जो शाइनी गार्डन्स हैं, और लंबी लंबी नदी की धाराएं उसमें से निकलती है। द स्पीकर आल्सो हिंट्स दैट दीज फिजिकल फीचर्स आर नॉट इंटायरली लिटरल। लेकिन स्पीकर हमें ये भी हिंट देता है कि ये जो फिजिकल फीचर्स हैं, भौगोलिक जो वर्णन है उसका, ये सिर्फ शाब्दिक नहीं है, मतलब ये सिर्फ इनका वैसे शब्दों में वर्णन नहीं किया गया बल्कि ये असली है। इंडीड द पोएम्स ड्रीम लाइक एंड हेलिसिनेटरी tone seems to invite the reader to treat the speaker's description and allegory for creativity and human mind। और जो पोएम के, बल्कि पोएम के जो ड्रीम लाइक यानी कि स्वप्न जैसे और भ्रमात्मक जो शब्द हैं, जो हिंट उसने दिए हैं, उससे एक रीडर जो है वो समझ जाता है कि ये जो है एक एलिगरी है क्रिएटिविटी की और ह्यूमन माइंड के। पीपल में एक्ट लाइक दे आर इन कंट्रोल ऑन द सरफेस। लोग जो है सब व्यवहार कर सकते हैं कि वे सतह पर नियंत्रण में है। द पोएम सीम्स टू से बट डिग ए बिट डीपर एंड ह्यूमन बीइंग्स आरंट ऑल द रीजनेबल। लेकिन पोएम कहती है कि थोड़ा गहरा खोदो तब पता चलेगा कि क्या ह्यूमन यहाँ पे सही है, क्या वो कंट्रोल में है। एंड द टेंशन बिटवीन दीज टू पार्ट्स ऑफ द माइंड, द रैशनल एंड इरेशनल, इज वेयर क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम। और जो रेशनल और इरेशनल के बीच का जो तनाव है, यानी कि तर्क और वितर्क के बीच का जो तनाव है, वहीं से क्रिएटिविटी आती है। टू अंडरस्टैंड हाउ द पोएम कैन वर्क एज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर, यह समझने के लिए कि किस प्रकार पोएम एक एक्सटेंडेड मेटाफोर के रूप में काम करती है। फर्स्ट नोट हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैलेस एंड इट्स ग्राउंड्स फोकस ऑन द सेक्रेड रिवर। सबसे पहले यह नोट कीजिए कि पैलेस का जो डिस्क्रिप्शन है और उसके ग्राउंड्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो फोकस करता है एक सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी पर, जिसका नाम है आल्फ। आल्फ नदी को डिस्क्राइब करता है। देयर इज़ नो रियल रिवर कॉल्ड आल्फ, जबकि कोई नदी नहीं है। कोलरिज इन्वेंटेड इट फॉर द पोएम। कोलरिज ने इसको एक पोएम के लिए ही इन्वेंट किया था। आल्फ नाम की कोई नदी नहीं है, कोलरिज ने इसको एक पोएम के लिए ही जो है इन्वेंट किया था। बट द नेम साउंड्स ए लॉट लाइक द ग्रीक नेम फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। और आल्फ है जैसे, तो ये एक ग्रीक भाषा का एक नाम लगता है, अल्फ़ा, जो फर्स्ट लेटर अल्फ़ा है उसके आधार पे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेटर इन क्रिश्चियन थियोलॉजी। क्रिश्चियन थियोलॉजी में यह एक इम्पोर्टेंट लेटर है अल्फा। इन द बुक ऑफ रेवल्यूशन गॉड डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन अल्फा एंड ओमेगा। लोग जो बाइबल है, बाइबल की रेवल्यूशन जो बुक है उसमें गॉड जो अपने आप को अल्फा और ओमेगा बताता है, यानी कि आदि और अंत बताता है। द फर्स्ट एंड द लास्ट, द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स एंड देयर एंड। हर एक चीज़ का आदि और अंत मतलब, और सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, हर एक चीज़ का सोर्स, एंड देयर एंड, और उनका अंत खुद को बताता है, अल्फा एंड ओमेगा। इन दिस सेंस द रिवर्स नेम हिंट्स दैट इट इज सिंबलिकल अलाइंड विद गॉड्स क्रिएटिविटी पावर। और नदी के नाम को देख के भी हमें ऐसा लगता है कि ये एक सिंबलिकली अलाइंड किया गया है इसको गॉड्स की क्रिएशन पावर के साथ, विच इज़ बोथ द मॉडल फॉर द सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स क्रिएटिविटी, और जो भी ह्यूमन बींग्स की क्रिएटिविटी का एक सोर्स है। द स्पीकर देन डिस्क्राइब द रिवर्स कोर्स इन डिटेल। तब जो वक्ता है नदी के क्रियाकलापों को डिटेल में जो है डिस्क्राइब करता है। अलोंग द वे, रास्ते में, यानी कि चलते चलते साथ साथ, द स्पीकर ऑफर्स ए फ्यू हिंट्स दैट रिवर इज नॉट जस्ट ए सिंबल ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। स्पीकर यह भी बताता है कि जो रिवर है वह केवल ह्यूमन की क्रिएटिविटी का ही सिंबल नहीं है। इट आल्सो प्रोवाइड्स ए मैप ऑफ ह्यूमन माइंड। यह ह्यूमन माइंड का एक मैप भी दिखाता है, यानी कि जैसे वो उसने सोचा हुआ, एक नदी तो निकली है गार्डन से, आगे जाके वो भयानक नदी बन गई है, लेकिन जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है इससे जो ह्यूमन माइंड का एक मैप, क्योंकि वो नदी जैसे कि असल में नहीं है तो वो एक ह्यूमन माइंड के द्वारा सोची गई है, तो ह्यूमन माइंड के मैप को यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है कि किस तरह से सोच सकता है ह्यूमन माइंड, शोइंग वेयर दैट क्रिएटिविटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम। और यहाँ से पता चलता है कि क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। द रिवर बिगिंस
क्लोज टू खान्स गार्डन, जो नदी है वो खान के गार्डन के बिल्कुल साथ साथ बहती है। विच इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज एट द टाइम द पोएम वाज रिटन गार्डन्स ऑफन सर्व्ड एज सिंबल ऑफ रीजन। और ये बात इम्पोर्टेंट है कि खान के गार्डन के पास से निकली हुई है रिवर, क्योंकि उस समय पर जो पोएम्स हैं वो लिखी जाती थी गार्डन्स ऑफन सर्व्ड एज सिंबल्स ऑफ रीजन। वहाँ पे गार्डन जो है वो किसी रीजन का, किसी कारण का सिंबल होते थे। दे रिप्रेजेंट पीपल्स पावर टू ऑर्गेनाइज, वो जो है लोगों की ऑर्गेनाइजेशन पावर को रिप्रेजेंट करते थे गार्डन से, डोमिनेटिंग पावर को एंड कंट्रोल नेचर को, कि लोग किस तरह कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और डोमिनेट करते हैं चीज़ों को। इन दिस सेंस द रिवर बिगिंस विद रेशनली द रीजनेबल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। और यहाँ पे इस सेंस में जो रिवर है वो तार्किक रूप से शुरू होती है। एंड द रीजनेबल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड, और ह्यूमन माइंड का एक रीजनेबल पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है। द रिवर एंड्स हाउएवर इन आइसी कैवर्न्स, जो नदी है फिर वो बर्फीले कैवर्न्स में, बर्फीली गुफाओं में, ठीक है। तो द रिवर एंड्स हाउएवर इन कैवर्न्स मीजरलेस टू मैन, बर्फीली जो गुफाओं में एंड कर जाती है, जो आदमी की मीजरमेंट से, आदमी की सोच से बहुत दूर है। वेयर एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसी वार, यहाँ जहाँ से ये एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसी वार यानी जो भविष्यवाणी आती हैं, वार यानी कि युद्ध जैसी आवाज़ें, अजीब अजीब सी जहाँ से आवाज़ें आती हैं। दिस सीम्स लाइक एन इमेज ऑफ द सबकॉन्शियस विच इज़ वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंड अननोएबल टू द रेशनल माइंड। और यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि यह अवचेतन मन की एक छवि है जो हिंसक, बेकाबू और तर्क संगत दिमाग के लिए अनजाना है। बिटवीन टू एलिमेंट्स इरप्ट्स ए माइटी फाउंटेन, इन दो तत्वों के बीच से एक शक्तिशाली फाउंटेन जो है वो फूटता है। विच कुड सर्व एज एन इमेज ऑफ द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द रेशनल एंड इरेशनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड की रेशनल यानी कि तार्किक और अतार्किक, तर्क और वितर्क के बीच में एक मीटिंग पॉइंट का काम करता है। द रिजल्ट्स ऑफ देयर मीटिंग आर स्पेक्टेकुलर, और उनकी इस मीटिंग का जो परिणाम है वो शानदार है, स्पेक्टेकुलर एंड स्ट्राइकिंगली ह्यूमन। इन डिस्क्राइबिंग द फाउंटेन द स्पीकर पर्सनिफाइज द रिवर, और फाउंटेन को डिस्क्राइब करते समय जो स्पीकर है वो नदी को पर्सनिफाइज करता मतलब मानवीकरण करता है उसका। मेकिंग इट्स ब्रस्ट साउंड लाइक फास्ट दैट पैंट्स, जहाँ पे व्यक्त करता है कि इसके फटने की आवाज़ तेज मोटी पैंट की तरह लगती है, तेज मोटी पैंट की तरह लगती है। हैवी ब्रेथ्स ऑफ एन एग्जॉस्टेड एंड पैशनेट पर्सन, एक थके हुए व्यक्ति की जो भारी सांसें हैं। फर्दर मोर द फाउंटेन थ्रो शार्ड्स ऑफ रॉक इनटू द एयर, जो फाउंटेन है वो पत्थर के टुकड़ों को हवा में फेंक रहा है। विच इज़ द स्पीकर डिस्क्राइब एज डांसिंग, जिनको जो पोएट है वो डांसिंग मतलब नाचते हुए के रूप में प्रदर्शित करता है। द फाउंटेन डजंट जस्ट रैंडमली थ्रो रॉक्स इनटू द एयर, और वो जो फाउंटेन है उन पत्थरों को रैंडमली नहीं फेंक रहा है, बल्कि रैदर प्रोड्यूसेस आर्टफुल कोरियोग्राफ्ड मोशन, एक कलात्मक रूप से कोरियोग्राफी के मोशन में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नाच रहे हो। टुगेदर दिस ऑल सजेस्ट दैट द स्पीकर सीज द माइंड ऑफ समथिंग दैट इट इज़ डिवाइडेड, और यहाँ पे स्पीकर जो माइंड के बारे में एक बात बताता है कि ये डिवाइडेड है, विद इट्स टू हाफ्स इन टेंशन, जो टेंशन में दो हिस्सों में बटा हुआ है। एंड सजेस्ट दैट क्रिएटिविटी एंड इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम दिस टेंशन, और जो क्रिएटिविटी है इसी टेंशन के द्वारा जो है एमर्ज होती है। आगे है द लिमिट्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता की सीमाएं। कुबला खान कैन बी रीड एज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर और एलिगरी अबाउट द पावर्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी विद द रिवर दैट रन्स थ्रू द ग्राउंड्स ऑफ द खान्स पैलेस सर्विंग एज अ मैप ऑफ द ह्यूमन साइक एंड इट्स क्रिएटिविटी पावर्स। कुबला खान को एक एक्सटेंडेड मेटाफोर और एलिगरी के रूप में पढ़ा जा सकता है, यानी इसमें अलंकारित भाषा का यूज़ किया गया है अबाउट, जिसमें ह्यूमन पावर ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, जिसमें ह्यूमन क्रिएटिविटी की पावर्स को भी बताया गया है एक नदी के माध्यम के द्वारा। जो नदी कुबला खान के जो है महल के मैदानों से निकली हुई है, इसके द्वारा ह्यूमन के जो माइंड है उसकी मैप बनाने की पावर और उसकी जो मतलब क्रिएटिव पावर है उसको दिखाया गया है उस नदी के माध्यम से। हाउएवर द स्पीकर रिमेन्स स्पेक्टिकल अबाउट हिज ओन कैपेसिटी टू रियलाइज द क्रिएटिव पोटेंशियल, बल्कि जो स्पीकर है, हालांकि स्पीकर जो है वो अपने आप को जो थोड़ा शक है उसको अपनी जो रियलाइज़ करने की जो
क्रिएटिव पोटेंशियल को रियलाइज करने की जो कैपेसिटी है उसमें उसको शक है। दो द स्पीकर वांट्स टू बिल्ड ए प्लीजर डोम ऑफ हिज ओन, जबकि जो स्पीकर है वो एक अपना प्लीजर डोम यानी कि अपना एक वो महल बनाना चाहता है। ही ओनली फैंटेसाइज अबाउट डूइंग सो, वो सिर्फ उसकी कल्पना करता है। दो कुबला खान सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, और इस पोएम में कुबला खान, पोएम में नहीं, हाँ, पोएम का जो करेक्टर है कुबला खान वो ह्यूमन क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करता है, यानी कि ह्यूमन क्रिएटिविटी का केंद्र उसको बनाया गया है कुबला खान को, कि उसका एक ऐसा महल है, वो उसमें रहता है। ठीक है, तो इट आल्सो रिकॉग्नाइज दैट द सच क्रिएटिविटी इज लिमिटेड, और यह भी बताया गया है कि जो ऐसी ये क्रिएटिविटी है ये लिमिटेड है, फ्रेगाइल है और क्विकली लॉस्ट है, सीमित, नाजुक है, लिमिटेड है, नाजुक है और जल्दी ही खो जाती है, ये जो रचनात्मकता है। द स्पीकर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ खान्स पैलेस बाय नोटिंग दैट इट इज़ ए प्रोटेक्टेड स्पेस। जो स्पीकर है कुबला खान के महल को डिस्क्राइब करते हुए को डिस्क्राइब करने का की शुरुआत कैसे करता है कि एक प्रोटेक्टेड स्पेस है, ठीक है, कि यह एक सुरक्षित स्थान है। द ग्राउंड्स ऑफ द पैलेस आर गर्डल्ड राउंड विद वॉल्स एंड टावर्स, महल के जो मैदान है और वो दीवारों और टावरों के साथ गोल घेरे में बंद है, प्रोटेक्टेड है मतलब घिरे हुए हैं। इफ खान पैलेस एंड इट्स ग्राउंड्स प्रोवाइड ए मैप टू ह्यूमन क्रिएटिविटी, अगर खान का महल और इसके ग्राउंड्स जो है ह्यूमन के मैप को, एक क्रिएटिविटी, ह्यूमन के माइंड को, ह्यूमन की क्रिएटिविटी को एक मैप प्रोवाइड करवा सकते हैं। दे आल्सो सजेस्ट दैट सच क्रिएटिविटी इज़ प्रेशियस, और वो यह भी बताते हैं कि ऐसी जो क्रिएटिविटी है वो अमूल्य है, एंड डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, और उसको जो हो उसका पर शक करना डिफ़िकल्ट है। From the start, when the poem hints that creativity is something fragile, और शुरू से ये बताया गया है कि क्रिएटिविटी जो है, ये संकेत दिया गया है जो क्रिएटिविटी जो है वो फ्रेगाइल है, नाजुक है। आफ्टर द स्पीकर्स इलेबोरेट, कवि जब वो इलेबोरेशन यानी कि विस्तृत जो वर्णन करता है, डिस्क्रिप्शन देता है खान के पैलेस का, ही रिटर्न्स टू दिस इनिशियल इम्प्लिक्ट कंसर्न विद द फ्रैगिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी, वह प्रारंभिक निहित कंसर्न पर लौट आता है। In a sudden break at the start of stanza 3, the speaker stops talking about Khan's palace altogether, और अचानक वो एक ब्रेक ले लेता है थर्ड स्टैंजे की शुरुआत में, वो उस महल के डिस्क्रिप्शन को अचानक रोक देता है, एंड डिस्कसेस इंस्टेड ए सॉन्ग दैट ही वंस हर्ड फ्रॉम एन एबिसिनियन मेड, और अचानक वो एक सॉन्ग को डिस्कस करना शुरू कर देता है जो उसने एक मेड के द्वारा सुना था। द स्पीकर कंप्लेन्स दैट ही कैन नॉट रिवाइव द मेड्स सिंपैथी एंड सॉन्ग, कवि शिकायत करता है कि वह कभी भी उस चीज़ को वापस नहीं ला सकता, किसको, मेड के द्वारा जो वो गाना गाया गया है उसको पुनर्जीवित नहीं कर सकता। इफ़ ही कुड ही वुड बिल्ड द डोम इन एयर, अगर वह चाहता, अगर वह कर सकता तो वह उस महल के डोम को, जो प्रगुंबद है, उसको हवा में बनाता। इन अदर वर्ड्स द स्पीकर वुड रिक्रिएट खान्स पैलेस हेयर एंड नाउ, दूसरे शब्दों में वह जो खान के महल को रिक्रिएट कर सकता, वो मतलब सोचता है कि मैं उसको महल को दोबारा बनाऊं, एज ए काइंड ऑफ फ्लोटिंग सिटी दैट हावर्स अबव द अर्थ, और एक प्रकार, किस तरह से, एक प्रकार के तैरते हुए शहर के रूप में वो से उसको बनाना चाहता है जो पृथ्वी के ऊपर मंडराता रहता है, यानी कि वो कल्पना करता है इस चीज़ की। दीज लाइन्स आर मार्क्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ लॉस, इन पंक्तियों में नुकसान की एक गहरी भावना है। द स्पीकर नोज दैट ही इज ए कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग खान्स पैलेस, द स्पीकर नोज दैट, स्पीकर जानता है कि ही इज़ कैपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग खान्स पैलेस, कि वह खान के पैलेस को बनाने में सक्षम है। बट ही हैज़ लॉस्ट द इंस्पिरेशन टू डू सो, लेकिन उसने ऐसा करने की जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा है, वो उसने खो दी है। द स्पीकर कैन नॉट रिक्रिएट और रीहियर द ये एम्बिसिनियन मेड्स सॉन्ग, जो स्पीकर है वो दोबारा रिक्रिएट भी नहीं कर सकता और दोबारा सुन भी नहीं सकता उस मेड के सॉन्ग को, विच वुड इंस्पायर द म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, जिसमें लाउड म्यूजिक था और लॉन्ग म्यूजिक था। नेसेसरी टू बिल्ड द पैलेस इन द एयर, जो हवा में एक महल बनाने के लिए
काफ़ी था। मतलब हवा में महल बनाना मतलब जैसे हम कई बार कोई अच्छी चीज़ें सोचते हैं, जिस तरह का हम गाना सुन रहे होते हैं ऐसी इमेजेस हमारे मन में बनने लग जाती है। तो वो इतना अच्छा सॉन्ग था, इतना लंबा सॉन्ग था और इतनी उसमें म्यूज़िक लाउड म्यूज़िक था कि वो उस अपने ख़्यालों में उस महल को बना सकता था। लेकिन अब वो गाना उसके पास नहीं है और ना वो उसको सुन सकता है, ना उसको रिक्रिएट कर सकता है। तो जो प्रेरणा उस वो महल बनाने की उस गाने से उसको मिलती थी वो अब उसके पास नहीं है, वो उसने खो दी है। These lines contain the poem's strongest hint that the reader should regard खान्स पैलेस एज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर और एलिगरी। इन लाइनों से पता चलता है कि जो खान का पैलेस है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो एक एक्सटेंडेड मेटाफोर या एलिगरी है, यानी कि अलंकारों का इसमें यूज़ किया गया है। ये कल्पनाएं हैं रैदर देन ए स्ट्रिक्टली फिजिकल पैलेस, और ये बिल्कुल विरुद्ध है उस चीज़ के, किसके, स्ट्रिक्टली फिजिकल पैलेस, यानी कि ये ख्याली है, फिजिकल पैलेस नहीं है। द स्पीकर्स विश मेक्स इट क्लियर दैट द पैलेस इज नॉट बाउंड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन, और स्पीकर की जो विश है वो ये क्लियर कर देती है कि पैलेस जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से बंधा हुआ नहीं है, ना ही किसी टाइम पीरियड से, बट कैन रैदर बी रिबिल्ट एनी टाइम एंड एनीवेयर, बल्कि ये जो महल है इसको कहीं भी और किसी भी समय बना सकते हैं एज लॉन्ग एज सफिशिएंट इंस्पिरेशन एग्जिस्ट, जब तक उसके पास एक सफिशिएंट इंस्पिरेशन हो, यानी कि गाने को सुन के। ये महल बनाना मतलब अपने ख्यालों में बनाना उसको, जब तक वो उस इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनेगा, तब जहाँ भी जिस समय भी वो इंस्पिरेशनल सॉन्ग सुनेगा वहीं पर वो महल को बना देगा। इन दिस सेंस द पोएम सजेस्ट दैट खान्स पैलेस इज एन इमेज ऑफ द फुलेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, और यहाँ पे पता चलता है कि खान का जो पैलेस है वो फुलेस्ट अचीवमेंट है ह्यूमन क्रिएटिविटी का, यानी कि ह्यूमन की क्रिएटिविटी कहाँ तक अचीव कर सकती है। बट पैराडॉक्सिकली इट इज़ जस्ट दिस अचीवमेंट दैट इल्यूड्स द स्पीकर, लेकिन पैराडॉक्स क्या है, अपोजिट चीज़ें बताई जाती है पैराडॉक्सिस में, और ये जस्ट इट इज़ जस्ट दिस अचीवमेंट दैट इल्यूड्स द स्पीकर, जो स्पीकर को इल्यूड करती है। आगे क्या था, दो द स्पीकर हैज़ एक्सपीरियंस्ड द इंस्पिरेशन नेसेसरी टू क्रिएट द पैलेस, जबकि जो स्पीकर है उसने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है उस इंस्पिरेशन को जो कोई भी महल बनाने के लिए काफ़ी होती है, यानी कि वो गाना उसने सुना हुआ है। हिज अपेरेंट डिस्पेयर आल्सो इंडिकेट्स दैट इंस्पिरेशनल इटसेल्फ, और यद्यपि उसकी जो स्पष्ट निराशा है वो यह संकेत देती है कि प्रेरणा जो है स्वयं, हालांकि स्वयं प्राइसलेस है और फ्रेगाइल एंड फ्लीटिंग है, और नाजुक है, और फ्लीटिंग मतलब क्षण भंगुर है। The main theme in S.T. Coleridge's कुबला खान is the contrast between nature's power and mankind's power। जो मेन थीम है कुबला खान की पोएम में वो नेचर की पावर और मैनकाइंड की पावर के बीच का कंट्रास्ट है, का विरोध है, मतलब दो विरोधी चीज़ों को दिखाया गया है। एंड इन ऑर्डर टू कन्वे दिस थीम टू द रीडर कोलरिज यूज नंबर ऑफ सिम्बलिज्म, और रीडर को अच्छी तरह से कन्वे करने के लिए इस थीम को कोलरिज जो है बहुत सारे सिम्बलिज्म का यूज़ करता है, विच इज़ द डोम, द रिवर आल्फ एंड द वुमन एंड हर डायमंड लवर। जैसे कि वो किन किन सिम्बल्स का यूज़ करता है, डोम का, कि जो महल का डोम है वो हवा में तैर रहा है, यानी कि रिवर के बीच में बिल्कुल, और रिवर आल्फ का सिम्बलाइज यूज़ किया गया है, और वुमेन का जो अपने प्रेमी को, वो खाई में जो भयानक स्थान पर एक वुमेन अपने प्रेमी को रो रो कर बुला रही है। द फर्स्ट सिम्बलिज्म कोलरिज यूज्ड वाज द रिवर आल्फ, सबसे पहला जो सिम्बलिज्म यूज़ किया है कोलरिज ने वो है रिवर आल्फ, एंड ही फोकस्ड ऑन इट इन मोस्ट ऑफ द पोएम, और पोएम के ज़्यादातर हिस्से में उसने इसके ऊपर फोकस किया है। वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द पोएम दैट द रिवर सिम्बलाइजेज द पावर ऑफ नेचर, और हम कंक्लूड कर सकते, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोएम जो है वो पोएम में जो रिवर है वो सिम्बलाइज करती है नेचर के पावर को। एंड इट वाज शोन इन द पोएम हाउ पावरफुल, एक्टिव एंड डेंजरस इट इज़, और पोएम में ये भी दिखाया गया है कि यह कितनी शक्तिशाली है, एक्टिव है और ख़तरनाक है। द रिवर इज़ इन ए शार्प कंट्रास्ट विद द डोम विच इज़ पीसफुल एंड सेफ, रिवर जो है उस डोम के बिल्कुल कंट्रास्ट में है, अपोजिट है, जो कि शांत है और सेफ है। जो डोम है यानी कि जो महल है बिल्कुल शांत है और सेफ है, बिल्कुल अपोजिट रिवर को दिखाया गया है कि जो बहती जाती है और अनसेफ है, डेंजरस है। मोर ओवर इट रिप्रेजेंट्स मैनकाइंड्स पावर,
और इसके अलावा वो मैनकाइंड की पावर को भी रिप्रेजेंट करती है। एंड दिस कंट्रास्ट इज रिलेटेड टू द मेन थीम ऑफ द पोएम, और ये जो कंट्रास्ट है पोएम के मेन थीम से रिलेटेड है। द नेक्स्ट सिंबलिज्म इन द पोएम इज द डोम दैट स्टैंड्स फॉर मैनकाइंड्स पावर। अगला जो सिंबलिज्म है वो गुंबद है जो मैनकाइंड की पावर और मैजेस्टी को रिप्रेजेंट करता है। द इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ द डोम आर कम्प्लीटली डिफरेंट। डोम के अंदर का हिस्सा है, जो बाहर का हिस्सा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। द डोम इज ए बिग हैप्पी एंड सेफ प्लेस। डोम जो है वो एक बड़ा सुखद और सेफ प्लेस है। इट वॉज मेड फॉर मैंस प्लीजर एंड एन्जॉयमेंट, जो आदमी की आनंद के लिए और एन्जॉयमेंट के लिए बनाया गया है। ऑन द अदर हैंड आउटसाइड द डोम इज डिफरेंट, जबकि जो बाहर का हिस्सा है डोम का वो बिल्कुल डिफरेंट है। इट इज़ डार्क, ग्लूमी एंड डेंजरस। यह डार्क है, ग्लूमी है और डेंजरस है। दिस डिफरेंस बिटवीन इनसाइड द आउटसाइड डोम आल्सो कन्वे द थीम ऑफ द पोएम। और ये जो डिफरेंस है आउटसाइड और इनसाइड का, ये भी पोएम के थीम को जो है कन्वे करता है। द लास्ट सिम्बोलिज्म इज द वुमेन एंड हर डायमंड लवर। लास्ट जो सिम्बलिज्म है वो क्या है, वो औरत और वो उसका डायमंड लवर। इवन दो दिस सीन और इमेज वॉज रियली शॉर्ट, ये एक छोटा सा सीन था। इट वॉज सो इंटेंस एंड पावरफुल, लेकिन ये इंटेंस था और पावरफुल था छोटा सा सीन। द ग्लूमी स्पूकी चार्म अलोंगसाइड द वैनिंग मून एंड हर डायमंड लवर हेल्प टू डीपन द इमेज एंड मेक इट मोर पावरफुल एंड एक्साइटिंग। वो जो गहरी खाई है और उसमें जो औरत का चिल्लाना रोना, ये क्या है, इमेज को और ज़्यादा डीपन कर देते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक्साइटिंग बना देते हैं। इट आल्सो गिव्स द इमेज दिस सेंस ऑफ सुपरनेचुरल पावर, और ये एक इमेज को एक सुपरनेचुरल पावर भी दे देते हैं। ठीक है, और इफ़ दिस इमेज वाज प्लेस्ड इनसाइड द डोम देन इट वुड हैव बीन ए लिटिल बिट बोरिंग। अगर इस तस्वीर को, यानी कि जैसे कि खाई है, खाई के अंदर एक औरत है जो अपने प्रेमी को बुला रही है, यानी कि एक भूत वगैरह जैसे, अगर ये इनसाइड द पैलेस होता तो ये बिल्कुल बोरिंग होता। एंड कॉमन सेंस द एटमॉस्फेयर इनसाइड द डायमंड डजंट हेल्प टू मेक दिस इमेज ड्रामेटिक। और एक कॉमन सी चीज़ होती है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उस डोम के अंदर का, वो इमेज को ड्रामेटिक नहीं बनाता। इन एडिशन दिस इमेज हेल्प्स टू कन्वे हाउ ग्लूमी द वर्ल्ड आउटसाइड द डोम इज। बल्कि जो इमेज है वो हमें ये कन्वे करने में हेल्प करती है कि उस डोम से बाहर का जो संसार है वो कितना ग्लूमी है। इन द एंड ऑल दिस सिम्बलिज्म हेल्प टू द कन्वे द मेन थीम ऑफ द पोएम। जो सभी सिम्बलिज्म है पोएम के मेन थीम को कन्वे करने में सहायक है। विच इज़ द कंट्रास्ट बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर्स पोएम। और मेन थीम क्या है पोएम का, वो नेचर की पावर और ह्यूमन माइंड के बीच का कंट्रास्ट है। ठीक है, ये थे मेन थीम इस पोएम के। 2-3 बार पढ़ लेना, सुन लेना बेटा, तभी समझ में आएगा। ठीक है।